नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आजकल SOLDU में असाइनमेंट सबमिट करने का माहौल है, इसलिए हम आपकी हेल्प करने के लिए यह वीडियो लाए हैं। आज हम बात करेंगे BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 एजुकेशन डिसिप्लिन के असाइनमेंट की। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कैसा लगा। एक और रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बीच में कुछ राइटिंग टिप्स भी बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, जिसका फर्स्ट पार्ट है पाउलो फ्रेरे ने शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा के आधार पर विद्यालय शिक्षा की आलोचना किस प्रकार की है। क्या आप उस आलोचना से सहमत हैं? स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। बी पार्ट है पाउलो फ्रेरे द्वारा प्रतिपादित विवेकीकरण एवं समस्या उठाऊ शिक्षा की अवधारणा को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो में लिखे गए कंटेंट जितना ही आंसर लिख देते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आंसर आपका बन जाएगा। हालांकि आपको ज़रूरत है कि आप एक बार अपनी किताब से इस चैप्टर को साथ साथ में इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें, ताकि आपको अगर एक आध और पॉइंट मिलते हैं जो आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है, आप उसे डाल सकते हैं। अन्यथा सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डाल दिए हैं। स्टार्टिंग कर सकते हैं आप। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि ब्राज़ील में जन्मे पाउलो फ्रेरे को एक महान शिक्षाविद व दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन में काम किया और आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र यानी क्रिटिकल थिंकिंग के सिद्धांत के दर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनपढ़ों व गरीबों, ये वह की वजह वह आएगा, वह गरीबों के बीच काम करते हुए फ्रेरे ने अपने अनुभव के आधार पर नवीन प्रशिक्षण पद्धतियों का यानी कुछ नई ट्रेनिंग्स और मेथड्स का विकास किया और इसी नवीन प्रणाली ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। फ्रेरे के अनुसार सामाजिक संबंधों को अधिकृत या उत्पीड़ितों यानी जो लोग उत्पीड़न करते हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, के समूह द्वारा दमनकारी बनाया जाता है और गरीबों का दमन किया जाता है और गरीबों को उत्पीड़ित समूह कहा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो आप फ्रेरे के बहुत सारा जो भी उनका एजुकेशन पे किया हुआ काम है उसको समझ पाएंगे। यानी वो समाज के अंदर उत्पीड़ित और उत्पीड़कों की बात करते हैं, यानी जो लोग दूसरे लोगों का उत्पीड़न करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता है वो उत्पीड़ित कहलाते हैं, जो लगभग सारी जो गरीब जनता है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। आगे वो कहते हैं कि इस प्रक्रिया को कई उपकरणों द्वारा समाज में बनाए रखा जाता है और शिक्षा भी एक ऐसा ही उपकरण है। ये सफिशिएंट है आपके इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल के लिखेंगे शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा फ्रेरे की आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसी शिक्षा जो दमनकारी और शोषणकारी व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखती है, उसे ही फ्रेरे ने बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था कहा है। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा को इस प्रकार समझा जा सकता है, इसमें छात्र संग्रह स्थान होते हैं तथा शिक्षक जमाकर्ता होते हैं। यानी ये एक तरह से जैसे बैंक काम करता है वैसे ही काम करती है। बैंक में हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा होता है, कोई एसेट्स होती हैं जिनको हम डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट इसलिए किया जाता है कि वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है जो हमें फ्यूचर में काम आएगी। तो इसी तरह से शिक्षा को भी देखा गया है कि शिक्षा के अंदर जो बैंक हैं वो बच्चे हैं, जो डिपॉजिट करना है वो ज्ञान है, और किसका फ्यूचर है, वो बच्चों के फ्यूचर के लिए उसे किया जा रहा है या समाज के फ्यूचर के लिए उसे डिपॉजिट करके रखा जा रहा है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बच्चों की नहीं है, बल्कि एक तो उस ज्ञान की है और दूसरा जो वो ज्ञान डिपॉजिट करने वाला है यानी जो टीचर है। तो यानी यहाँ स्टूडेंट्स का जो रोल है वो बहुत कम है। आगे पढ़ेंगे तब हमें थोड़ा सा और पता लगेगा। जैसे बैंक में पैसा जमा किया जाता है वैसे ही छात्रों में ज्ञान संग्रहित किया जाता है। इसमें शिक्षक संप्रेषण करने की बजाय सीधे निर्देश देता है, यानी वो कम्युनिकेशन करने की बजाय इंस्ट्रक्शन देता है। वह जिन चीज़ों को जमा करता है, छात्रों को धैर्यपूर्वक उसे ग्रहण करना होता है और वो उसे लगातार दोहराते रहते हैं। यही शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा है, जिसमें छात्रों की सक्रियता के लिए
सिर्फ इतनी गुंजाइश होती है कि वो जमाओं को ग्रहण कर लें, फाइल कर लें और संभाल के रखें। तो इससे ज़्यादा जो है छात्र की कोई भी एक्टिवनेस की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि शिक्षा में हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन चैप्टर्स में बार बार बात की है कि ज्ञान को खुद के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। तो छात्रों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा में ऐसा नहीं है। शिक्षा की बैंकिंग अवस्था में आप इसको ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको एक या तो टेबल बना सकते हैं, उसमें दे सकते हैं, हाईलाइट करके कुछ कर सकते हैं, या फिर जैसे हम कई बार एक बॉक्स बनाते हैं और उस बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो आप ये वाली जो स्लाइड है, इस स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 करके। ये हमने लिया है पॉलो फ्रेरे की बुक से लिया है, ये आपको आपकी किताब में नहीं मिलेगा। शिक्षा की बैंकिंग व्यवस्था में शिक्षक पढ़ाता है और छात्र पढ़ाए जाते हैं। शिक्षक सब कुछ जानता है ये माना जाता है, और शिक्षक कुछ, और जो छात्र हैं वो कुछ नहीं जानते। शिक्षक ही सोचता है और छात्रों के बारे में सोचता है। शिक्षक ही बोलता है क्लास के अंदर और छात्र जो हैं सिर्फ सुनते हैं, तो यानी उनका कोई रोल नहीं है। शिक्षक जो है डिसिप्लिन लागू करता है, अनुशासन लागू करता है, और छात्रों को अनुशासित होना होता है। शिक्षक अपनी मर्जी का मालिक होता है, वह अपनी मर्जी चलाता है और छात्रों को उसकी मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है। शिक्षक कर्म करता है, छात्र उसके कर्म के जरिए सक्रिय होने के भ्रम में रहते हैं। तो मतलब शिक्षक ही काम करता है क्लास के अंदर। जो बहुत सारे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो खुद ही कर रहा है, या कोई और चीज़ें कर रहा है, तो ज़्यादा काम शिक्षक कर रहा होता है। छात्र एक तरह से सक्रिय नहीं होते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम बनाता है, सारी चीज़ें जो है वो शिक्षक की ही चलती हैं किसी भी क्लासरूम के अंदर। तो इस तरह से करके ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट्स को आप बॉक्स के अंदर लिख लें। अब जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि शिक्षा की जो बैंकिंग अवधारणा है उसके आधार पर विद्यालय की जो शिक्षा है उसका फ्रेरे ने क्या आलोचना की है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी जो आप लिखेंगे कि शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा के आधार पर विद्यालय शिक्षा की आलोचना। पॉलो फ्रेरे ने शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा के आधार पर विद्यालय शिक्षा की आलोचना निम्न बिंदुओं पर की है। अब इनको 1 2 3 4 करके आप पॉइंट्स डाल सकते हैं, या सिर्फ पॉइंटर्स डाल के एक एक करके ये बिंदु लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि शिक्षक विद्यार्थी में दमनकारी व द्वंद्वात्मक संबंध होता है, ना कि सहयोगात्मक व समानता पर आधारित। तो यानी यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में सारी पावर टीचर के पास होती है, उसमें किसी तरह का कॉपरेशन नहीं होता और इक्वेलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती। इस प्रकार की शिक्षा वर्चस्व की निरंतरता को बनाए रखने में सहयोगी होती है। तो ऑलरेडी जैसे भी पावर डायनेमिक्स है सोसाइटी के अंदर वो उन्हीं को बनाए रखती है, स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखती है। अगर ज़्यादातर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इस तरह की जो शिक्षा है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं सिखाती नया, ये सभी जो पुरानी चीज़ें उन्हीं को कन्फर्म करना सिखाती है। यह विद्यार्थियों को आलोचनात्मक नहीं बनाती, जो कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यानी वो क्रिटिकली सोचते नहीं है, सारी चीज़ों को ऐसे ही मान लेते हैं। बैंकिंग अवधारणा में छात्रों को अनदेखा करके उन्हें खाली बर्तन की तरह समझा जाता है, और जो निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी वो ऐसे खाली मग हैं जिनके अंदर शिक्षक कुछ चीज़ें डालता है तभी उनके अंदर कोई ज्ञान जाता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स विद्यालय शिक्षा की आलोचना के अंतर्गत उन्होंने कही है। उसके बाद एक और लाइन है जिसमें ये पूछा गया है कि आप क्या इससे सहमत हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन्स आप ज़रूर लिखेंगे। अतः मैं इस आलोचना से सहमत हूँ कि पॉलो फ्रेरे ने शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा के आधार पर विद्यालय शिक्षा की आलोचना की है, वह सही है। यह बैंकिंग शिक्षा ही विद्यार्थियों की जो सृजनात्मक शक्ति है उसको कमज़ोर बना देती है। ये विद्यार्थियों को बिना जांचे विश्वास करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और मानसिक गुलामी को भी बढ़ावा देती है। यह समाज में शोषणकारी संबंधों को बदलने की बजाय विद्यार्थियों को उन्हीं में जीने और उसी को बढ़ावा देने में प्रशिक्षण देती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड यही है जो कि टीचर देखेगा कि आपने कई बार होता है ना कि बच्चे कॉपी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड हैं कि आप ये चीज़ें ज़रूर लिखेंगे। तो ये कोई भी जो आंसर जब आप लिखते हैं, चाहे वो असाइनमेंट का आंसर हो चाहे क्वेश्चन का आंसर हो, तो उस क्वेश्चन को आप एड्रेस करते हैं, वो एड्रेस यहाँ पर किया गया है। आगे जो बी पार्ट है उसमें 2 प्रक्रियाओं के बारे में बात की गई है, विवेकीकरण के बारे में बात की गई है। तो अब विवेकीकरण क्या है ये समझाना है हमें। विवेकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समुदाय चिंतन और कर्म के माध्यम से अपनी सामाजिक वास्तविकता की आलोचनात्मक समझ विकसित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जिस भी सोशल रियलिटी में हैं
हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, ये समझना, इस पे चिंतन करना, थिंकिंग करना और इस पे काम करने के माध्यम से जब आप चीज़ों को समझ पाते हैं, ये जो प्रक्रिया है ये विवेकीकरण की प्रक्रिया है। चिंतन व कर्म वास्तविकता को बदलने के लिए आवश्यक शर्त है। यानी जब तक आप चीज़ों पे सोचते नहीं हैं और उन पे काम नहीं करते हैं तो वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो आपकी जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको बदलने के लिए ये ज़रूरी है। इसीलिए जो विवेकीकरण का जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए लोगों द्वारा अनुभव किए गए उत्पीड़न के मूल कारणों की जांच होती है और उस पर कार्य करना आवश्यक है ताकि उत्पीड़न को रोका जा सके। यानी जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है सोसाइटी में उसको समझना, फिर समझने के बाद उस पर काम करना ताकि उसे चेंज किया जा सके। अब इसका उदाहरण, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि उदाहरण सहित समझाएं, तो इसका उदाहरण है, उदाहरण के लिए गरीब किसानों को उनके उत्पीड़न, उनकी गरीबी और उस स्थिति को बनाए रखने वाले जो संबंध हैं उनकी जांच परख, उनका विश्लेषण और उससे आगे बढ़कर उन्हें खत्म करने के लिए कार्य करना होगा। तो विवेकीकरण जब उनमें आ जाएगा शिक्षा के द्वारा, तो वो उस स्थिति को समझ पाएंगे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है, वो क्यों गरीब हैं और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो उनको लगातार गरीब बनाए रख रही हैं। तो जब वो इसकी जांच परख कर पाएंगे, उसका विश्लेषण कर पाएंगे और उनको ख़त्म करने के लिए काम करेंगे, तो वो विवेकीकरण की प्रक्रिया में संलग्न होंगे। इस प्रकार विवेकीकरण में आलोचनात्मक चिंतन के साथ साथ कर्म यानी एक्शन भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के संदर्भ में अगर हम देखें कि विवेकीकरण क्या है, तो शिक्षा के संदर्भ में ये लिखने पढ़ने से आगे की तकनीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि शिक्षा का मतलब ये हो गया कि आपको पढ़ना लिखना आ गया, इससे कहीं आगे है। यह मन की संस्कृति को तोड़ने में उपयोगी सिद्ध होता है। यानी जो आपके दिमाग का जो कल्चर है ये उसको चेंज करता है। ये उत्पीड़न, शोषण और दमनकारी जो संबंध है उनको तोड़ने में भी सहायक होता है। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को, आप सोच पाते हैं, इस विश्लेषण करते हैं, तो उस तरह से जो मन की जो संस्कृति है वो तोड़ने में ये उपयोगी सिद्ध होता है। फ्रेरे कहते हैं कि हम सब सामाजिक काल्पनिक कथाओं को ग्रहण करते हैं। यानी पहले से जो बातें चली आ रही हैं, हमें जो चीज़ें बता दी जाती हैं, हम उसी को ग्रहण कर लेते हैं और उनमें हावी होने की प्रवृत्ति भी होती है कि जैसे ही हमें जो चीज़ें बताई जाती हैं हम उनको मान भी लेते हैं। इसलिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करके हमें वास्तविक समस्या और वास्तविक ज़रूरतों को उजागर करने में सहायक होती है। तो कि भाई हमारी रियलिटी में क्या ज़रूरत है, रियलिटी में हमारी क्या समस्या है, ये हमें शिक्षा के द्वारा ही पता लगता है और इसमें विवेकीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एक और जो लास्ट पॉइंट है, समस्या उठाऊ शिक्षा से संबंधित है। फ्रेरे ने समस्या उठाऊ शिक्षा, अब समस्या उठाऊ शिक्षा का मतलब है प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जो प्रॉब्लम्स पे ध्यान देती है, समस्याओं पे ध्यान देती है। ऐसा नहीं कि वो समस्याएं पैदा करती है। समस्या उठाऊ शिक्षा से मतलब यही है कि ऐसी शिक्षा जो कि हमारे आसपास की जो समस्याएं हैं या जो हमारी स्थिति है उसकी जो समस्याएं हैं उनको समझने में हमारी मदद करती है। तो फ्रेरे ने समस्या उठाऊ शिक्षा को शिक्षा की बैंकिंग व्यवस्था के विकल्प के रूप में प्रतिपादित किया था। जैसा कि हमने ऊपर बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए चर्चित किया कि शिक्षा का मुख्य जो लक्ष्य है वो मुक्ति है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य द्वारा अपने विश्व को रूपांतरित करने के लिए उस पर किया जाने वाला चिंतन और कर्म उसके योग्य बनाती है शिक्षा, है ना। यानी इससे पहले हम ये सारे डिस्कशन कर रहे थे कि शिक्षा, जो बैंकिंग शिक्षा है वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। बैंकिंग शिक्षा लोगों को किसी तरह का टूल नहीं देती जिसके द्वारा वो अपना जो विश्व है उसको रूपांतरित कर पाए। यहाँ पर ये आएगा विश्व को रूपांतरित करने के लिए उस पर किया जाने वाला चिंतन और कर्म। इस प्रकार समस्या उठाऊ शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के आलोचनात्मक रूप से सोचने योग्य बनाना है, छात्रों को आलोचनात्मक रूप से सोचने योग्य बनाना है। और यह शिक्षा ये मानती है कि मनुष्य एक सचेत प्राणी है, वह चेतना का स्वामी है और इसे सीखने के समय भागीदारी का मौका मिलना चाहिए, यानी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके ऊपर अपना कोई कमेंट देते हैं, कोई ओपिनियन बनाते हैं। तो समस्या उठाऊ शिक्षा जो है वो भागीदारी का मौका मिलना चाहिए, इस बात को आधार बना के ही वो आगे काम करती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में अधिगम के लिए जब ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार विमर्श, संवाद और आलोचनात्मक चिंतन होता है। यानी क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसके ऊपर डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है और उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग के साथ विचार विमर्श किया जाता है।
अब इसका उदाहरण, क्योंकि ये उदाहरण सहित समझाने, उदाहरण के लिए बच्चों को अगर हम समाज में विषमताओं के बारे में पढ़ा रहे हैं, यानी समाज के अंदर अलग अलग तरह की विषमताएं हैं, अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ विभिन्न विषमताओं के बारे में सिर्फ लेक्चर देने की बजाय अगर हम अलग अलग स्रोतों से, भिन्न स्रोतों से विषमताओं के उदाहरण लेते हैं, लेख लेते हैं, उसके बाद उस पर वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, बच्चों के जो अपने अनुभव हैं उस पर डिस्कस करते हैं, विषमताओं पे उनकी राय लेते हैं और उसे बदलने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं और वो क्या कदम उठाए जाएंगे भी। अभी जैसे हमने बात की ना कि चिंतन के साथ साथ कर्म भी होगा, तो वो सब उठाए जाएं। जैसे बच्चे जागरूकता का प्रोग्राम चलाएं अपनी कम्युनिटी में, अपने आस पड़ोस में, वो किसी भी तरह से जागरूकता का कोई प्रोग्राम उठा सकते हैं। तो इस तरह की जो शिक्षा है वो शिक्षा जो है समस्या उठाऊ शिक्षा है। इस प्रकार यह व्यवस्था शिक्षण को भी एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था होने की डिमांड करती है, जहां शिक्षक और छात्र ज्ञान का सह सृजन करते हैं। ये ध्यान नहीं आएगा, इसे ज्ञान कहा जाएगा। ये है ज्ञान का सह सृजन करें और संवाद की स्थिति हो, जहाँ पे डायलॉग की स्थिति है। दोनों, अगर कोई किसी से असहमत है तो वो कह सकता है कि नहीं ये चीज गलत है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर। अंत में निष्कर्ष के तौर पर मैं यह कह सकता या कह सकती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कह सकता है लिखेंगे या कह सकती हैं, कि फ्रेरे का बैंकिंग शिक्षा का आलोचनात्मक विमर्श उनके विवेकीकरण और समस्या उठाऊ शिक्षा के आधार बने। कहने का मीनिंग यही है कि उन्होंने बैंकिंग शिक्षा की जो क्रिटिक की उसके आधार पर ही वो साथ में विवेकीकरण और समस्या उठाऊ शिक्षा के बारे में बात कर पाए। वे एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की पैरवी करते हैं जहां विद्यार्थी सचेत, सजग, आलोचनात्मक चिंतन कर सके, यानी कॉन्शियस होके वो कोई भी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व हो सकते। साथ ही शिक्षा उन्हें उनके सामाजिक स्थितियों को जानने, समझने और आवश्यकता अनुसार बदलने के लिए तैयार और उत्साहित कर सके। तो ये लास्ट पॉइंट है जो इन ब्रीफ जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक तरह से आंसर का समराइज करके एक निष्कर्ष के तौर पे लिख देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।